मेरे शौहर जिस फैक्ट्री में मुलाजिम थे उसका मालिक बहुत नेक और शरीफ आदमी था। उसका नाम अहमद कमाल था। अहमद कमाल की काफ़ी जायदाद थी। जिस इलाके में उनकी रहाइश थी वहाँ करीब ही औस दर्जे का उनका एक मकान भी था जो 4 कमरों और एक सेहन पर मुश्तमिल था। ये घर अरसे से खाली पड़ा था। फैक्ट्री में काम करते हुए बदकिस्मती से एक रोज़ मेरे शौहर क्लीन बॉयलर के फटने से शदीद तौर पर झुलस गए और जख्मों की ताब ना लाकर चल बसे। वो अहमद कमाल की फैक्ट्री के बहुत पुराने कारकुन थे। मालिक को अपने मेहनती दयानतदार मुलाजिम के जांबाहक होने का सदमा हुआ। अहमद कमाल ने हमारी मदद में कोई दकीका फरोख्त ना किया। मुझे घर बैठे गारमेंट की सिलाई का काम भिजवाते और रहने के लिए अपने बंगले के करीब वो घर भी दे दिया जो अरसे से खाली पड़ा हुआ था। बताती चलूं कि हम पहले किराए के मकान में रहते थे, अब किराया अदा करने से कासिर थे। तभी उन्होंने ये मकान अनायत किया ताकि हम किराए की जहमत से बच सकें। अहमद कमाल के एहसानात क्या क्या गिनवाऊं, लेकिन किस्मत में कुछ और ही लिखा था कि उनकी इनायतें बाद में शर्मिंदगी में बदल गई। जिन दिनों बेवा हुई मेरे 2 बच्चे थे, एक बेटी फायजा और एक बेटा फारान। यही दोनों मेरी जिंदगी का कुल सरमाया थे। बेटी 13 साल की थी जबकि बेटा 11 बरस का था जब कलीम ने फैक्ट्री के हादसे में वफात पाई। अब मुझे दोनों की माँ और बाप बनकर परवरिश करनी थी। बच्चों को परवान चढ़ाने की खातिर सख्त मेहनत की। तवक्को थी कि मेरी ये मेहनत रंग लाएगी और जब फायजा और फारान बड़े हो जाएंगे तो सारे दर्द दूर हो जाएंगे। लेकिन बाप का साया सर पर ना होने की वजह से फारान आवारा लड़कों के हत्थे चढ़ गया और 7वीं जमात के बाद उसने स्कूल छोड़ दिया। सारा दिन घर से गायब रहने लगा। सुबह का निकलता, रात को घर लौटता था। जल्द ही जाहिर हो गया कि वो चर्स वगैरह का नशा करने लगा था। पहले तो घर की शिया गायब होने लगी क्योंकि वो उन्हें बेचकर नशा करता था। फिर मुझसे रकम तलब करने लगा। कहाँ तक उसका मुतालबा मानती कि मेहनत मुशक्कत की उजरत से घर का खर्चा मुश्किल से पूरा होता था। लेकिन फरहान को क्या परवाह थी। जब उसे नशे के लिए रकम ना मिलती मेरा गिरेबान पकड़ लेता और गला पकड़कर दबाने लगता। तब मेरी चीखें निकल जाती। फायजा जहां बैठी होती दौड़कर आती और मुझे फरहान से छुड़ाती। क्या बताऊं कि उस वक्त दिल की क्या हालत होती थी। आंखों से आंसू बह निकलते और कुछ बस न चलता तो उसे बद्दुआ देने लगती थी। जब वो मेरा गला अपने हाथों की गिरफ्त में लेता बिलबिला उठती और बेख्तियार मुंह से बद्दुआ निकल जाती कि फरहान तुझे खुदा समझे, अल्लाह करे तुझको फांसी लगे। जिस औलाद से ज्यादा तवक्को हो उसी से दुख मिले तो दिल खून हो जाता है। मेरी भी फरहान से मुस्तकबिल की उम्मीदें वाबस्ता थीं जो खाक में मिल गई। वो या तो घर से कई रोज गायब रहता या फिर सारा दिन पड़ा सोता रहता। हमारे नजदीक वो बेहिस बस एक जिंदा लाश की तरह था। फायजा मुझे समझाती थी कि माँ, भाई को प्यार दो और उसे मत धुतकारा करो, बद्दुआएं ना दिया करो, आखिर तो तुम्हारा बेटा है। क्या खबर कभी खुदा उसे राह रास्त पर ले ही आए। लेकिन मैं तो मायूस हो गई थी। यही जवाब देती थी कि फायजा, अब ये भटका हुआ कभी राह रास्त पर नहीं आ सकता। भला नशाबाज लोग भी कभी राह पर आए हैं। अब तो यही जी चाहता है कि कहीं ऐसा गुम हो कि घर लौट कर ना आए। उसके नशे ने तो हमें फाकों पर मजबूर कर दिया है। जब घर में कदम रखता हंगामा खड़ा हो जाता। वो आता ही तब था जब उसे मुझसे पैसे चाहिए होते। जो ही वो पैसे तलब करता मेरे मुंह से बद्दुआएं जारी हो जाती, क्योंकि मुझे मालूम था कि वो बगैर रुपए लिए टलने वाला नहीं। मेरे मुंह से इस कदर बुलंद आवाज में उसे बद्दुआएं निकलती कि पड़ोस तक आवाज जाती। तब अक्सर पड़ोसन भी आकर समझाती कि बहन, औलाद जितनी बुरी हो ऐसी बद्दुआ ना दिया करो। कोई घड़ी ऐसी होती है कि मुंह से निकली बात पूरी हो जाती है। लोगों के समझाने से दिल और दुखता। मैं कहती थी, तुम लोगों को क्या पता, मेहनत की कमाई जब बेटा नशे में उड़ाए तो कैसा जी भी लगता है। देख लेना कि इस बगैरत का अंजाम बुरा ही होगा। ये सच है, कोई माँ किसी गैर की औलाद के लिए भी ऐसी बद्दुआ पसंद नहीं करती। मगर इस लड़के ने ऐसा जी जलाया कि लगता था मेरे अंदर इसके लिए ममता ही मर गई है। सोचती थी शुक्र है फायजा फर्मा बरदार और एहसास करने वाली लड़की है, वरना मैं तो जीते जी मर जाती। फायजा 5 वक्त नमाज पढ़ती थी और हर नमाज के बाद अपने भाई के सुधरने के लिए दुआ करती थी। वो स्कूल जाती और वापस आकर घरेलू कामकाज में मेरा हाथ भी बटाती थी। जब वो घर का काम निपटाती
इस दौरान में उजरत पर काफ़ी कपड़े सिलाई कर लेती थी। मेरी औकात न थी कि अपनी यतीम बच्ची को आला तालीम दिलवाती, मगर उसका शौक देखकर करीबी कॉलेज में दाखिला दिलवा दिया। फायजा कॉलेज से आकर मोहल्ले के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगी। यूं वो अपना तालीमी खर्चा निकाल लेती थी। मेरा अरमान तो ये था कि फरान तालीम हासिल करता और फायजा को मैं मैट्रिक के बाद किसी अच्छे घर ब्याह कर फर्ज से सुबकदोश हो जाती, मगर ये मुमकिन ना हो सका और मुझे फायजा की मेहनत पर इन्हसार करना पड़ा। एक दिन जबकि फायजा कॉलेज से घर आ रही थी, जाने किस ख्याल में थी कि गली पार करते हुए अहमद कमाल के बेटे आतिफ कमाल की गाड़ी के सामने आ गई। सड़क पर गिर गई। ज्यादा चोट तो नहीं आई क्योंकि गाड़ी बहुत कम रफ्तार में थी। गाड़ी से टकराकर गिरने के सदमे से बेहोश हो गई। आतिफ के साथ गाड़ी में उसकी बहन भी थी। दोनों ने जल्दी से फायजा को उठाकर गाड़ी में बिठाया और घर पहुंचा दिया। आतिफ ने मुझसे माजरत की और ये भी कहा, आंटी मेरा कसूर ना था, जाने आपकी बच्ची किन ख्यालों में चल रही थी कि गली पार करते हुए उसे मेरी गाड़ी भी नजर नहीं आई। शुक्र है रफ्तार आहिस्ता थी और मैंने ऐन वक्त पर कार रोक ली, वरना तो चोट ज्यादा लगने का इम्कान था। बहरहाल पानी वगैरह पीने से फायजा के हवास बहाल हो गए तो उसने भी आतिफ से माजरत की और वादा भी किया कि वो आइंदा सड़क या गली पार करते हुए एहतियात से काम लेगी। ये वाकया आया गया हो गया, मगर कुछ वाकयात जो बज़ाहिर मामूली नोयत के होते हैं, असल में वो मामूली नोयत के नहीं होते। चोट जिस्म पर न लगी थी मगर दिल पर जरूर लगी, क्योंकि उसके बाद आतिफ और फायजा ने एक दूसरे को फरामोश न किया। फायजा तो लड़की थी, उसे अपनी यतीमी और मेरी बेवगी का एहसास था, तभी उसने अपने दिल के एहसासात को थपक कर सुला दिया। मगर आतिफ एक अमीरजादा नौजवान लड़का था। फायजा की एक झलक देखकर उसके सुकून की दुनिया जो तहोबाला हुई, तो वो रोजाना ही उसकी एक झलक देखने को छुट्टी के वक्त कॉलेज के गेट के पास जा खड़ा होता। पहले फायजा को पता न चला, मगर जब रोज उसे वहां खड़ा पाया तो जान गई कि ये मेरे लिए ही आता है। बच्ची थी, ऐसे मामलात से नावाकिफ थी, बुरी तरह डर गई। उसे ज्यादा ख्याल ये था कि ये मेरी माँ को पता चला तो क्या होगा, ऐसा ना हो कि मेरी जात उसके लिए बदनामी का बायस बन जाए। मैंने तो बेवगी का ये अरसा अहमद कमाल के पड़ोस में ऐसे एहतियात से गुजारा था कि सारा मोहल्ला ही मेरी तारीफ करता था। लोग कहते थे कि कलीम की बेवा ने शराफत से मेहनत मुशक्कत करके जिस तरह बेवगी में बच्चों की परवरिश की है, ये तो बस इसी की हिम्मत है। वो ये भी कहते कि आफरीन है, इसकी बच्ची नेक है लेकिन लड़का खराब निकला है। लड़के खराब हों तो लोग अफसोस करते हैं, लेकिन अगर लड़की खराब हो तो लोग सिर्फ बातें ही नहीं बनाते, लानत मलामत भी करते हैं और रुसवा भी करते हैं, बल्कि बेवा औरत का जीना तक दूभर कर डालते हैं। एक रोज फायजा ने हिम्मत करके आतिफ को समझाया कि मेरे पीछे कॉलेज के गेट तक मत आया करो, तुम्हें तो मालूम है हमारे क्या हालात हैं। हम तुम्हारे वालिद की फैक्ट्री के मजदूर हैं और उनके हम पर एहसानात भी हैं। ऐसा ना हो कि उनको इल्म हो जाए तो हम गरीब लोग उनकी बख्शी हुई छत से भी महरूम होकर दरबदर हो जाएं। फायजा नहीं जानती थी कि आतिफ से बात करना ज्यादा बायसे मुसीबत बन जाएगा। अपनी दानिश में तो उस अमीरजादे को अपनी मजबूरियों का एहसास दिलाकर बात को इसी मोड़ पर खत्म करना चाहती थी, लेकिन बातचीत का ये पहला मरहला ही उसके गले पड़ गया। आतिफ ने इसरार किया कि एक बार मेरे साथ चलो तो फिर कभी तुम्हारे रास्ते में ना आऊंगा, बस यही मेरी शर्त है। बात ना मानोगी तो रोज मुझे अपने कॉलेज के गेट के सामने खड़ा पाओगी। उसका जवाब सुनकर मेरी बेटी और परेशान हो गई। मुझे कुछ बताकर परेशान न करना चाहती थी। वो जिस बात से खौफजदा थी, आखिर वही बात हो गई थी। उसके कुछ समझ में न आ रहा था कि क्या करे। पहले सोचा मुझे बता दे, फिर ये सोचकर रह गई कि माँ क्या कर लेगी। ज्यादा से ज्यादा अहमद कमाल से कहेगी, वो बेटे को डांट डपट देंगे या रोकेंगे तो कहीं ऐसा ना हो वो और जिद पकड़ ले। तब मैं जरूर उसे पढ़ाई से हटाकर घर बैठा लूंगी। अगले रोज जब आतिफ फिर उसके पीछे आया, वो उसकी गाड़ी में बैठ गई ताकि उसको मिन्नत समाजत से समझा सके, लेकिन आतिफ ने तो कुछ और ही सोच रखा था। उसे लेकर वो एक दोस्त के बंगले पर गया और कहा कि मुझसे शादी कर लो, वरना इज्जत गंवाकर घर जाओगी तो यकीनन उम्र भर पछताओगी। तुम नहीं जानती मैं जिस चीज को पसंद कर लूं उसे हासिल जरूर करता हूं। अब मेरी बेटी को अपनी गलती का एहसास हुआ
कि वो क्यों इस सरफिरे नौजवान की गाड़ी में बिना सोचे समझे चढ़ बैठी थी। अब तो वो कुली तौर पर उसके रहमो करम पर थी। उसने तभी कहा, ठीक है, मैं इज्जत नहीं गंवाना चाहती, मगर तुम्हारी मेरी शादी कैसे हो सकती है? तुम एक अमीर कबीर बाप के बेटे हो और मैं एक गरीब बेवा की लड़की हूं। हमारे खानदान के दरमियान दौलत का बहुत फर्क है। ये रिश्ता हो ही नहीं सकता। रिश्ता नहीं हो सकता, हमारा निकाह तो हो सकता है और उसका इंतजाम किया हुआ है। हमारा निकाह आज ही इसी वक्त हो सकता है, बल्कि हो जाएगा अगर तुम राजी हो जाओ। मैं बाद में घर वालों को भी मना लूंगा। फायजा हमेशा अहमद कमाल के घराने की ठाट बाट को रश्क की निगाह से देखती आई थी। आज उसी घराने का लड़का उसे अपनी मनकूहा बनाने पर इसरार कर रहा था। जाने क्या सोचकर वो आतिफ के साथ हो ली और दोनों ने निकाह कर लिया। शाम को आतिफ उसको मेरे घर पर छोड़ गया। मैं नहीं जानती थी कि मेरी बेटी के पर्स में आज एक अहम परत भी है और वो था उसका आतिफ के साथ निकाहनामा। 2 दिन से फरहान गायब था। उसी शाम को वो भी घर आ गया। आते ही रुपए तलब करने लगा क्योंकि उसका नशा टूट रहा था। मेरे पास उस रोज पैसे नहीं थे, तभी उसने मेरी गर्दन को दबोचने के लिए अपने हाथ बढ़ाए। मैं हस्बे मामूल चिल्लाने लगी, ऐ बदबख्त, मुझे फांसी ना लगा, खुदा करे तुझे फांसी लगे। आज मेरे पास तुझे देने को एक पैसा भी नहीं है। मेरे चिल्लाने पर फायजा दौड़ी आई और अपने भाई के करख्त हाथों की गिरफ्त से मेरी गर्दन छुड़ाने लगी। तब फरहान ने कहा, मां रुपए नहीं देती, तू ही दे दे, तेरे पास तो ट्यूशन के पैसे जमा रहते हैं। उसने कहा, भाई कसम है आज तो मेरे पास भी कुछ नहीं है। ट्यूशन वाले बच्चे पहली के बाद फीस लाकर देते हैं और अभी पहली में 2-3 रोज बाकी है। तू झूठ बोलती है, तेरे पास पैसे होंगे, कुछ तो होंगे ही। वो बहन से उलझने लगा। तभी उसकी निगाह मेज पर रखे फायजा के पर्स पर पड़ गई। दौड़ कर गया और पर्स उठाकर खोल लिया। पर्स को टटोला, फिर उलट दिया। चंद सिक्कों के साथ कुछ कागज भी मेज पर बिखर गए। उसने कागज को उठाकर देखा, यह निकाहनामा था। आतिफ कमाल ने फायजा कलीम से निकाह किया था। अहमद कमाल के बेटे ने उसकी बहन से निकाह कर लिया था। निकाहनामा पढ़ते ही फरहान का रंग बदल गया। उसने कहा, तो ये बात है, तू एक फैक्ट्री के मालिक की बहू है, उसके इकलौते वारिस की मनकूहा है, एक अमीर कबीर घर की बहू, और तेरे पास भी पैसे नहीं है। ये कैसे हो सकता है? फायजा तो ऐसे खड़ी भाई की तरफ देख रही थी जैसे जिंदा लाश हो। रंगत सफेद पड़ चुकी थी, जिसे काटो तो लहू नहीं। एक हरफ भी लबों से निकालने की सकत नहीं थी उसमें। टांगे कांप रही थी। वो दरवाजे की चौखट को थामे खड़ी थी और मुझसे नजरें मिलाने की हिम्मत न कर पा रही थी। लेकिन फरहान, उसे कब किसी बात का होश था। उसने बहन का निकाहनामा हाथ में पकड़ा और बाहर निकल गया, जाने किस इरादे से। हम माँ बेटी में से कोई नहीं जानता था कि अब वो क्या करने वाला है। जो ही वो घर से निकला, सामने उसे आतिफ नजर आ गया। वो अपने घर के दरवाजे पर खड़ा था, जबकि अंदर उसके वालिद भी मौजूद थे। फरहान ने बुलंद आवाज में ललकारा, हाँ भाई आतिफ, तुम तो अब हमारे रिश्तेदार हो गए हो। रिश्ते में मेरे बहनोई लगे ना। कुछ रुपए होंगे तुम्हारे पास? भाई मिठाई लेकर मोहल्ले में बांटनी है, खुशी की बात है ना। तुमने मेरी बहन से निकाह किया है। उसने निकाहनामा लहराया तो आतिफ का रंग फक हो गया। बाप के डर से वो बोला, तुम पागल हो, नशई पागल। जाने किसका कागज उठा लाए हो, यह जाली कागज बनवाकर मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो महज रुपए के लिए। ये रुपए ले लो, मगर मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है। मैंने कोई निकाह नहीं किया किसी से। मुझे ब्लैकमेल ना करो। क्या तुमने निकाह नहीं किया मेरी बहन फायजा से? बेगैरत, जाली आदमी तो तुम हो। अपनी ऐश की खातिर मेरी बहन से जाली निकाहनामा पुर करवाया है। निकाह किया है तो मानो, फिर उसको रुखसत करके घर ले आओ। कह दिया ना कि मैंने किसी से कोई निकाह नहीं किया है। तुम्हारी बहन से मेरा कोई वास्ता नहीं है। वो तो बहन है मेरी। अब जाओ यहां से। आतिफ उसे धक्के देने लगा और निकाहनामा छीनने की कोशिश करने लगा। फरहान ने गुस्से में जेब से खंजर निकाल लिया और पैदर पे आतिफ पर वार शुरू कर दिए। वो तड़प कर जमीन पर गिर गया, लेकिन मेरे बेटे ने बस ना किया। वो वार पर वार करता गया, यहां तक कि आतिफ के चौकीदार ने पीछे से आकर उसे दबोच लिया, जो नमाज पढ़ने करीबी मस्जिद में गया हुआ था। इस शोर पर अहमद कमाल भी घर से बाहर निकल आए। फिर तो मोहल्लेदार इकट्ठे हो गए। आतिफ को अस्पताल और फरहान को थाने ले गए। निकाहनामा तो आतिफ के खून में तरबतर हो चुका था। इस पर दर्ज नामो तहरीर भी सुर्ख हो गई थी और पढ़ी ना जाती थी।
लेकिन पुलिस के सामने फरहान अपने बयान पर डटा हुआ था। ये निकाहनामा ही है, गौर से पढ़ने की कोशिश करो। मैंने खुद पढ़ा है अपनी इन आंखों से। मैं फायजा का भाई हूं, नशा जरूर करता हूं मगर बेगैरत नहीं हूं। आतिफ धोखा करना चाहता था मेरी बहन के साथ, तभी तो निकाह करके मुकर रहा है, क्योंकि इसके वालिदैन हम गरीबों पर सिर्फ तरस खा सकते हैं। हमें कभी अपना रिश्तेदार कबूल नहीं कर सकते थे। हम मुलाजिम जो थे इनके। फरहान की किसी ने ना सुनी। उसकी कौन सुनता। उसे हवालात से जेल और फिर फांसी के तख्ते पर पहुंचा दिया गया, क्योंकि बकौल लोगों के यही इंसाफ का तकाजा था। उसने अपने मौसन के जमा साल बेटे को जान से मार दिया था। मोहल्लेदारों का कहना था कि यह सिर्फ इस वजह से हुआ क्योंकि वो मां का गला दबोचकर नशे के लिए पैसे मांगता था। मां की बद्दुआ ली थी उसने। लोग एक दूसरे से कहते कि मां बाप की कभी बद्दुआ नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि उनकी दुआ बद्दुआ अर्श पर जाती है और अर्श को हिला देती है। ताहम जिस दिन फांसी के बाद मोहल्लेदार फरहान की लाश जेल से वसूल करके लाए, उस दिन मुझे होश ना रहा था, क्योंकि उस दिन मेरे लिए गोया जमीन ही नहीं अर्श भी हिल गया था। मेरे बैन करने से खुद अहमद कमाल और उनकी बीवी की आंखों में भी आंसू तैर रहे थे कि जिनके बेटे को मेरे बेटे ने मारा था। आज भी लोग यही कह रहे थे कि बेटी हो या बेटा, खुदा नेक औलाद दे, वरना तो बे औलाद ही रहना अच्छा है। इस वाक़े के बाद हमने अहमद कमाल का घर छोड़ दिया। पुराने मोहल्ले के एक पड़ोसी के घर चंद दिन पनाह ली। उन्होंने ही एक नेक और गरीब लड़का तलाश करके फायजा का उसके साथ निकाह कर दिया। फायजा ने सब्र शुक्र के साथ नई जिंदगी को कबूल कर लिया कि वो मेरा दुख और अपनी मजबूरियां जानती थी। खुदा का शुक्र कि मेरा दामाद शरीफ इंसान है और उसमें कोई बुरी आदत नहीं, मामूली तनख्वाहदार है। फायजा भी एक स्कूल में पढ़ाती है। दोनों की आमदनी से गुजर बसर इज्जत से हो रही है। फरहान की जुदाई का दाग दिल पर है। ये दुख भुलाने का नहीं है, लेकिन दामाद के रूप में जो बेटा मिला है, आज उसी पर खुदा का शुक्र अदा करती हूँ। उसी ने बुढ़ापे में सहारा दिया है कि इज्जत से जिंदगी के बाकी दिन भी कट जाएं। लेकिन आखिर में मुझे सबको ये पैगाम देना है कि कभी औलाद को बद्दुआ ना देना, और तमाम बच्चों से यही गुजारिश है कि कभी माँ बाप का दिल ना दुखाएं कि उनके मुंह से बद्दुआ निकले। दोस्तों, आपको आज की कहानी से क्या सबक सीखने को मिला, कमेंट में जरूर बताएं। मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।